हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोमोलिक्यूल्स। आज हम हमारे वन शॉट लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस से एक चैप्टर विच इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट। चैप्टर नंबर 2 है ये। आइए देखते हैं इसको एनसीईआरटी से कवर करते हैं आज। आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा एसिड की कुछ क्वालिटीज़ के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। दैट एसिड आर सार इन टेस्ट, खट्टे होते हैं टेस्ट में। चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, और ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड में चेंज कर देते हैं। शायद कभी लैब में भी करके देखा हुआ आपने। और जबकि बेसिस की डेफिनेशन क्या होती थी? बेसिस आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। बेसिस टेस्ट में बिटर होते हैं यानी कि कड़वे होते हैं, और रेड लिटमस का कलर कैसा चेंज कर देते हैं? ब्लू चेंज कर देते हैं। अब जो ये लिटमस वर्ड हम यूज़ किए जा रहे हैं, ये होता क्या है? लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर, एक नेचुरल इंडिकेटर है ये। ऐसे ही टर्मरिक एक दूसरा इंडिकेटर है। Have you noticed that a stain of curry on a white cloth becomes reddish brown when soap is applied? क्या होता है कि जब आपके किसी भी क्लॉथ पर टर्मरिक से बनी हुई किसी भी चीज़ का कोई स्टेन लग जाता है, तो जब आप उसे सोप की हेल्प से क्लीन करने की कोशिश करते हैं तो वो हो जाता है रेडिश ब्राउन कलर। क्योंकि सोप में होता है बेटा बेस, और बेस जैसे ही टर्मरिक के कांटेक्ट में आता है तो वो अपना कलर क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। तो यहीं से हमारे इंडिकेटर्स की डेफिनेशन आ जाती है कि इंडिकेटर कौन होते हैं जो एसिड या बेस की प्रेजेंस में अपना कलर चेंज कर लेते हैं। फाइन। अब जैसे टर्मरिक और लिटमस नेचुरल इंडिकेटर हैं, वैसे ही हमारे पास कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो कि सिंथेटिक होते हैं। तो यहाँ पर मेंशन है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक। उसमें एग्जाम्पल क्या क्या रहेंगे? मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन, ये सब क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड और बेस की कुछ रिएक्शंस। उससे पहले हम अपने इस बॉक्स की तरफ ध्यान देंगे जो कि क्या बताता है कि लिटमस के बारे में थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर गिवन है। लिटमस सॉल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई, डाई यानी कि जिससे कलर किया जाता है, जिससे किसी तरह का कलर आता है। विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन। लाइकन एक प्लांट होता है बेटा जो थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है, और ये पर्पल कलर की डाई एक इंडिकेटर की तरह काम करती है। इंडिकेटर का मतलब क्या है? जो आपको ये दिखाए कि कोई भी चीज़ जो इसमें ऐड की गई है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। When litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. अगर आप इस पर्पल डाई को किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालते हैं जो ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक, तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, पर्पल ही रहेगा। देयर आर मैनी अदर नेचुरल इंडिकेटर्स। अब इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स भी हैं हमारे पास, लाइक वी हैव रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स। ठीक है, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो एक नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर की तरह काम करती हैं। नेक्स्ट पेज पर हम बात करेंगे बेटा, हमारे पास एक एक्टिविटी गिवन है। अब देखिए, एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बोर्ड के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। तो एक्टिविटी आपने कोई भी नहीं छोड़नी है, कभी भी नहीं छोड़नी है। एसिड एंड बेसिस इन लेबोरेटरी। एक्टिविटी फर्स्ट क्या कहती है? कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल फ्रॉम द साइंस लैब। अब सैंपल आपको क्या क्या लेने हैं? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, और एसिटिक एसिड। मतलब कुल 3 से 4 तरह के एसिड्स आपको लेने हैं। ऐसे ही 3 से 4 तरह के बेसिस आपको लेने हैं। इन सब के साथ क्या करेंगे? पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन इन अ वॉच ग्लास एंड टेस्ट विद अ ड्रॉप ऑफ फॉलोइंग इंडिकेटर। एक वॉच ग्लास कैसा होता है बेटा? दिखने में एक प्लेट की तरह होता है और एक ट्रांसपेरेंट ग्लास से वो बना हुआ होता है। उसमें सभी एसिड की एक एक ड्रॉप रखेंगे, फिर ऐसे ही बेसिस की रखेंगे, फिर उन ड्रॉप्स में हम बारी बारी से अलग अलग इंडिकेटर डालेंगे। जैसे कि अगर हम रेड लिटमस सॉल्यूशन डालते हैं HCl में तो क्या होगा, ब्लू डालेंगे तो क्या होगा,
फिनोप्थेलिन डालेंगे तो क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो क्या होगा। मैं आपको बताती हूँ इन सभी चीज़ों का रिएक्शन एसिड के साथ क्या रहने वाला है। अगर मैं इनको एसिड में ऐड करती हूँ, रेड लिटमस सॉल्यूशन एसिड की प्रेजेंस में कोई भी चेंज शो नहीं करता, तो यहाँ पर आएगा नो चेंज। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एसिड की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। फिनोप्थेलिन बेटा एसिड की प्रेजेंस में कोई भी चेंज नहीं करता, ज़्यादा से ज़्यादा उसका कलर मिल्की हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज एसिड में जाने के बाद येलो कलर का सॉल्यूशन फॉर्म करता है। अब उसके बाद अगर ये सेम चीज़ें हम किसी बेस में ऐड करेंगे तो क्या होगा, रेड लिटमस सॉल्यूशन हमेशा बेस में अपना चेंज शो करता है, वो रेड से क्या हो जाता है, ब्लू। लेकिन ब्लू लिटमस सॉल्यूशन बेस में कोई भी चेंज शो नहीं करेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो चेंज। फिनोप्थेलिन को जब ऐड किया जाता है बेस में तो वो एक डार्क पिंक कलर का जो सॉल्यूशन है वो फॉर्म करेगा, और जब बेस में मिथाइल ऑरेंज ऐड किया जाता है तो वो रेड कलर का सॉल्यूशन फॉर्म करता है। तो इन सब ने अपना कलर चेंज करके किसी न किसी तरह हमें ये दिखाया कि जो भी चीज़ें गिवन है वो एसिडिक हैं या फिर बेसिक हैं। तो देखिए, these indicator tell us whether a substance is acidic or basic by change in their color। लेकिन इनके अलावा कुछ इंडिकेटर ऐसे भी होते हैं जो अपना कलर चेंज करने की बजाय अपनी स्मेल चेंज करते हैं, यानी कि ऑर्डर चेंज करते हैं एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने पर। ऐसे इंडिकेटर्स को हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो हेयर इज़ योर डेफिनेशन ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो एसिड या बेस की प्रेजेंस में अपना कलर नहीं बल्कि स्मेल चेंज कर लेते हैं। जैसे अनियन है, जैसे वनीला है, जैसे क्लोव ऑयल है, ये सभी क्या हैं बेटा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं। अब इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी यहाँ पर गिवन है कि आपने क्या करना है, एक फाइनली चॉप्ड अनियन इन अ प्लास्टिक बैग, एक प्लास्टिक बैग में बहुत ही बारीक कटे हुए प्याज ले लेने हैं विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लोथ्स, और उनके साथ आपको एक साफ कपड़े की कुछ स्ट्रिप्स रखनी है। टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवर द नाइट। अब क्या करेंगे, जो भी वो प्लास्टिक बैग है जिसमें आपने चॉप्ड अनियन रखे हैं उसको टाइटली बंद कर दीजिए और फिर उसको कहाँ रख दीजिए, ओवरनाइट, यानी पूरी रात के लिए रख दीजिए फ्रिज में। अब क्या करेंगे हम, द क्लॉथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज फॉर द टेस्ट ऑफ द एसिड एंड बेस। अब हमने क्या किया था, जिस कपड़े में वो अनियन को हमने ऐड किया था और उसे टाइटली टाई करके क्या रखा था, फ्रिज में रखा था। अब हम क्या करेंगे, उनके ऊपर चेक करते हैं कि ऑर्डर एक बार उस स्ट्रिप पर हम एसिड डालेंगे तो हमारे पास अलग तरह की स्मेल आएगी। दूसरे स्ट्रिप पर अगर हम बेस की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं तो स्मेल क्या होगी, डिफरेंट होगी। और यही हमारी टेस्टिंग होती है किस चीज़ की, एसिड और बेस की। तो नेक्स्ट वी हैव, इसके अलावा हमें कुछ एग्जाम्पल गिवन है लाइक वनीला, अनियन, क्लोव ऑयल, जो कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी क्या है, नेक्स्ट एक्टिविटी है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। अब एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं बच्चों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम एसिड का और बेस का कंप्लीट इंट्रोडक्शन करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ जो कि एनसीईआरटी हमें बता रहा है। फ़िलहाल मैं एक्सप्लेनेशन सिर्फ सीरीज़ के अकॉर्डिंग उसी की दे रही हूँ। तो एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब कोई चीज़ कैसे रिएक्ट करती है, केमिस्ट्री में क्या होता है बेटा, पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके बाद उसकी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड की जाती हैं। तो ऑब्वियसली पहले हम एक्टिविटी देखेंगे, फिर देखेंगे कि ऑब्जर्व क्या हुआ और उसके हिसाब से कंक्लूजन निकालेंगे। तो एक्टिविटी में क्या है, आपने 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है किसी भी टेस्ट ट्यूब में। नाउ व्हाट इज़ डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो, एसिड की क्वांटिटी कम हो। ऐड फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रैन्युअल्स टू इट। अब उस टेस्ट ट्यूब में हम कुछ पीसेस जिंक ग्रैन्युअल्स के ऐड करेंगे।
व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैनुअल। क्वेश्चन आ गया यहाँ से कि आपने जिंक ग्रैनुअल्स की सरफेस पर क्या ऑब्जर्व किया। अब देखिए यहाँ से ही मैं आंसर आपको बताना शुरू कर देती हूँ कि जिंक ग्रैनुअल्स की सरफेस पर क्या होता है, बबल्स फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं जैसे ही आप क्या करते हैं, उनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करते हैं। अब वो बबल्स किस चीज़ के हैं पहले हमने ऑब्जर्व किया, फिर हमने कंक्लूजन निकाला कि ये बबल्स किसी गैस की वजह से हैं। तो वो जो भी गैस है, पास द गैस बीइंग इवोल्व्ड थ्रू द सोप सॉल्यूशन, जो भी गैस इवोल्व हो रही है उसे सोप सॉल्यूशन में से पास करके देखते हैं कि क्या होता है। वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन, हमने पास करके देखा जैसे कि इस डायग्राम में गिवन है कि यहाँ पर क्या है, ये सोप सॉल्यूशन है, ये टेस्ट ट्यूब में हमारा पूरा प्रोसीजर चल रहा है। इस गैस को हमने पास किया सोप सॉल्यूशन में, तो वी हैव सीन कि यहाँ पर बबल्स बन रहे हैं। और फिर हमने क्या किया, टेक अ बर्निंग कैंडल नियर द गैस। अब इसके पास एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर आते हैं हम, तो ये जो भी बबल्स ऊपर जा रहे हैं, ये मोमबत्ती की जो ये फ्लेम है, ये पॉप साउंड के साथ बर्न होना शुरू हो जाती है, यानी कि स्पार्कलिंग होने शुरू हो जाती है इसके अंदर। तो अब आपको बताना है, आपसे ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पेपर के अंदर और आपको देने हैं इनके जवाब। तो देखिए जवाब अभी हमें एनसीईआरटी में ही मिलता है बेटा। जवाब क्या है, सी नोट दैट द मेटल इन द अबोव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। मेटल हमने कौन सा लिया था बेटा, जिंक। अब अगर जिंक की पोजीशन देखें आप रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये हाइड्रोजन से तो काफ़ी ऊपर होता है। अब हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट है वो सभी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो H2SO4 में जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको डिस्प्लेस कर देता है कौन, जिंक। और डिस्प्लेस करने के बाद वो रिएक्शन क्या फॉर्म होती है, Zn प्लस H2SO4, इन दोनों को जब ऐड किया गया तो दे फॉर्म्ड ZnSO4 प्लस H2। जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, इसकी जगह खुद सॉल्ट फॉर्मेशन की और हाइड्रोजन गैस हो गई बाहर। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया है कि कौन सी गैस इवॉल्व होगी, तो गैस इवॉल्व होगी बेटा हाइड्रोजन। तो वो जो भी प्रोसीजर हो रहे थे, सोप सॉल्यूशन में पास करने पर बबल्स आना, बर्निंग कैंडल को पास लाने पर स्पार्कलिंग होना, वो सब किसकी पहचान है, हाइड्रोजन गैस की। पहली हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलती है, दूसरा हाइड्रोजन गैस सोप सॉल्यूशन में बबल्स फॉर्म करती है। क्लियर है। अब अगर हम ये सेम प्रोसीजर किसी भी बेस के साथ रिपीट करते हैं तो क्या होता है, तो रिएक्शन हमारी जनरल यही रहेगी, चाहे आप एसिड के साथ करें चाहे बेस के साथ। Acid plus metal, they always form salt plus hydrogen gas. See, this part is known as salt, which is made up of a one positive ion and another negative ion. That is, one is metallic part, another one is non-metallic part. और जब एक फॉर्मूला, एक कंपाउंड में ये दो चीज़ें होती हैं तो वो कहलाता है बेटा आयन, वो कहलाता है सॉल्ट। तो वी हैव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, याद रह जाएगा। जनरल इक्वेशन आप याद कर लीजिए, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। अगर ये सेम चीज़ हम एक किसके साथ रिपीट करते हैं, जिंक की किसी बेस के साथ रिपीट करते हैं, तो देखिए ये काफ़ी यूनिक सी रिएक्शन है जो हर किसी के साथ नहीं होती है, लेकिन आपको इसे ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ये रिएक्शन बेटा कई बार आई है, एमसीक्यूज़ में भी आपको कई बार देखने को मिलेगी। तो बेस यानी NaOH इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस बेस में जब आप जिंक ऐड करते हैं तो बनता तो वही है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, लेकिन ये सॉल्ट हमारा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है जिसका नाम है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, दिस इज नोन एज सोडियम जिंकेट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास केस कौन सा आता है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। अभी तक बात कर रहे थे सिर्फ मेटल की, अब बात करते हैं कि अगर मेटल से रिलेटेड कोई कंपाउंड आ जाता है तो उसके साथ हमारे एसिड कैसे रिएक्ट करेंगे। अब यहाँ पर भी हमने एक एक्टिविटी ली, पहले एक्सपेरिमेंट किया, फिर ऑब्जर्वेशन की और फिर क्या निकाला, कंक्लूजन निकाला।
तो एक्सपेरिमेंट क्या है, अब आपको लेनी पड़ेंगी 2 टेस्ट ट्यूब, क्योंकि हमारे पास 2 चीज़ें हैं, मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों के साथ ही देखना पड़ेगा। तो हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली, दोनों में 0.5 ग्राम क्या ऐड किया, एक में सोडियम कार्बोनेट ऐड किया, दूसरे में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड किया। देखिए हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी कहा जा सकता है। अब दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने इक्वल अमाउंट क्या ऐड किया है, HCl ऐड किया है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, अब जो भी गैस इवॉल्व हो रही है उसको हम पास करेंगे किस में से, लाइम वाटर में से। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जो कि ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है। तो हमने ये सब सेटअप लगाया, ऐसा ही किया। अब इस वाले टेस्ट ट्यूब में हमने लिया हुआ था लाइम वाटर। जैसे ही गैस को लाइम वाटर में से पास कराते हैं तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि लाइम वाटर बेटा मिल्की कलर का होना शुरू हो जाता है, ट्रांसपेरेंट से धीरे धीरे उसका कलर कैसा हो जाता है, मिल्की। अब ये किस वजह से हुआ, तो हमने एक नज़र डाली रिएक्शन पर। रिएक्शन क्या थी, टेस्ट ट्यूब ए में क्या हो रहा था, सोडियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा था तो सेम चीज़, सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, Na इस H को तो रिप्लेस करेगा ही करेगा, बिकॉज इट इज़ मोर रिएक्टिव देन H। तो इसने बना लिया बेटा NaCl। लेकिन अब कार्बोनेट का क्या होगा, अब देखिए क्या होता है ना कि जब एसिड किसी के साथ रिएक्शन करता है तो वो चीज़ डेफिनेटली थोड़ी सी एक्सोथर्मिक होती है, यानी जिसमें हीट रिलीज होती है, और हीट के साथ जो गैस होगी वो सबसे पहले इवॉल्व हो जाती है। अब यहाँ पर गैस कार्बोनेट से कौन सी गैस याद रखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट से कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अब बचा क्या, एक ऑक्सीजन यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से, तो इन दोनों ने मिलकर आपस में क्या फॉर्म कर लिया, वाटर। सेम रिएक्शन होगी बेटा हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, या फिर कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि जब कार्बोनेट आ जाता है पिक्चर में तो गैस कौन सी रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने आगे उसको प्रोसेस कराया था, जब उसको लाइम वाटर में से पास कराया था, तो उसने क्या ऐसा फॉर्म कर लिया कि जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो गया। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी गई है। क्या फॉर्म कर लिया, CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि बेटा वाइट कलर का होता है, प्रेसिपिटेट यानी जो पानी में घुलता नहीं है, तो जिसकी वजह से उसका कलर क्या हो गया है, मिल्की हो गया है। तो बताओ बच्चों यहाँ तक सब सही है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि अगर उसमें और ज़्यादा एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट से फर्दर हमारे पास बन जाता है दिस कंपाउंड, यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, इसीलिए आपको अलग से उसके क्रिस्टल्स या फिर प्रेसिपिटेट्स नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि क्या दिखाई देता है, एक सॉल्यूशन दिखाई देता है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देते हैं, लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब अगर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि जी कैल्शियम कार्बोनेट होता क्या है, कहाँ पाया जाता है, कैसा दिखता है, तो वो इमेजिन कर सकते हैं लाइमस्टोन को या फिर चॉक को या फिर मार्बल को, बिकॉज दीज आर द फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई चीज़ें ही होती हैं बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं जर्नल इक्वेशन की। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ मिलती हैं तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट, जैसे NaCl अभी बना था, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट से क्या याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। फाइन, नेक्स्ट आता है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब इसके लिए फिर से हमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अब हमने क्या किया, 2 ml NaOH ले लिया एक टेस्ट ट्यूब में, और 2 ml उसके अंदर क्या किया, पहले थोड़ा सा फिनोप्थेलिन डालेंगे ताकि उसका कलर चेंज हो जाए, क्योंकि देखो एसिड और बेस को आपस में मिलाओगे दोनों ही कलरलेस होते हैं, तो आपको चेंज समझ नहीं आएगा। चेंज को थोड़ा सा दिखाने के लिए हमने क्या किया, उसमें पहले पिंक कलर उसको बना दिया। कैसे बना दिया, फिनोप्थेलिन ऐड करके। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन का कलर आया है, पिंक, जो कि हम पीछे ही पढ़ चुके थे। अब इसमें थोड़ा सा HCl ऐड कर देते हैं ड्रॉप वाइज, एकदम से ऐड नहीं करना होता है एसिड,
क्योंकि एसिड का एडिशन किसी भी लिक्विड में क्या होता है, काफ़ी एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है, विच वी डोंट वांट टू, तो इसीलिए ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं। इज़ देयर एनी चेंज इन कलर? अब वो जो पिंक कलर का सॉल्यूशन था, क्या उसमें कोई बदलाव आ रहा है? यस, जो कलर है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर, क्योंकि आप जैसे जैसे उसमें एसिड डालेंगे वो एसिड काउंटर करते चले जाता है बेस को। और बेटा फिनोप्थेलिन किस में अपना चेंज शो करेगा, ऑब्वियसली बेस में, लेकिन अगर बेस रहेगा ही नहीं तो कलर भी नहीं रहने वाला है। गॉट इट? तो अब क्या है, अब अगर आप उसमें फिर से कुछ बूंदे NaOH की डालेंगे फिर से कलर रीअपियर हो जाएगा, फिर से HCl डालेंगे फिर से कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि व्हेन एवर वी ऐड NaOH इन HCl तो इट विल फॉर्म NaCl प्लस वाटर। अब NaCl क्या रहा, सॉल्ट, H2O क्या रहा, वाटर। तो यानी एसिड और बेस को ऐड करने पर क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये एक बहुत ही आइडियलिस्टिक सी इक्वेशन है जो कि मतलब चुटकियों में याद हो जाती है कि एसिड और बेस क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर। अब सॉल्ट क्या होता है बेटा, न्यूट्रल, वाटर भी क्या होता है, न्यूट्रल। तो डेफिनेटली जो भी ये रिएक्शन है उसमें चीज़ें न्यूट्रल हो रही हैं। न्यूट्रल का मतलब ना ही एसिडिक रह रही है ना ही बेसिक, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। अब यहाँ से एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्या कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में होते हैं बेटा बेसिक, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर होता है एसिडिक। देखिए जितने भी केमिकल कंपाउंड होते हैं उन सबका अपना कुछ ना कुछ नेचर होता है, कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं। तो अगर मेटल किसी कभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है मेटालिक ऑक्साइड, और वो ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, बेसिक। ऐसे ही नॉन मेटल लाइक सल्फर, लाइक कार्बन, ये जब भी कोई ऑक्साइड बनाते हैं तो उनका नेचर होता है एसिडिक। तो आप इन एसिडिक या बेसिक ये जो भी कुछ हैं इनकी रिएक्शन जब एसिड या बेस से कराते हैं तो क्या होता है, अब देखिए एसिड एसिड के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं, मिक्स हो जाएगा। तो हम मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन लेते हैं एसिड के साथ, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक, करेक्ट। तो क्या बनेगा देखो, अब ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया, एसिड और बेस आपस में क्या बनाते थे, सॉल्ट और वाटर। इतना ही पढ़ना है हमें। अब ऐसे ही अगर मैं इसका कुछ रिवर्स कर दूं तो यहाँ पर बेस ले लूँ, यहाँ पर नॉन मेटल ले लूँ, तो कोई चेंज आएगा हमारी रिएक्शन में, ऑब्वियसली नॉट। फिर भी वो एसिड और बेस ही हुए, और एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो क्या ही फॉर्म करेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक, अब यहाँ से ना एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ आती है हमारे पास। अब वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्या एग्जैक्टली, कि कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं मेटल्स के जो एसिड्स की तरह भी बिहेव करते हैं और बेसिस की तरह भी। ऐसे ऑक्साइड्स को हम नाम देते हैं बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। देखो एम्फो एम्फी ये जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है ड्यूअल, जो कोई दो तरीके का कैरेक्टर शो करे, उसे कहते हैं एम्फो या एम्फी। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन होंगे, जो एसिड्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं प्लस बेसिस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। अब इसमें दो बहुत ही पॉपुलर से नेम हैं, वो क्या कौन कौन है, ZnO, Al2O3 जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इनके एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। इसको ध्यान में रखने के साथ साथ ये वाला जो कंसेप्ट था ये मैं अभी आपको पीछे ही समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सब में कॉमन क्या है, अब देखो हम कब से इनको साथ में ही पढ़ रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़, कि मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। अब इनमें कॉमन क्या है, कॉमन तो यही है बेटा कि ये एक जैसा ही रिएक्शन शो करते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी यहाँ पर कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों ही
वाटर में जाने के बाद आयनिक बिहेव शो करते हैं। ना व्हाट इज आयनिक बिहेव? आयनिक यानी कि वाटर में जाते ही आयंस में बदल जाना। आयन वो स्पीशीज होती हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है। जैसे मैं सोडियम को अगर लिखूं तो मैं उसको Na लिखूंगी, लेकिन अगर मैं सोडियम आयन लिखूंगी तो मैं Na पॉजिटिव लिखूंगी। और अगर किसी पर चार्ज होता है तो उसकी एक खास बात होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर पाता है। तो चाहे एसिड हो चाहे बेसिस हो, जब आप उनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पर बल्ब ग्लो करने लग जाएगा अगर हम यहाँ पर क्या लेते हैं, कोई एसिड या बेस को पानी में ऐड करके लेते हैं। अगर इसकी जगह पर हम कोई ऑर्गेनिक चीज़ें ले लें तो लाइक ग्लूकोज ऐड कर दें, तो अल्कोहल ऐड कर दें, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और ये एक्टिविटी हमें इसी बारे में बताती है। तो अब देखते हैं बेटा, अब जब वाटर में ऐड करने की बात आ ही गई है तो इसको भी पढ़ लेते हैं। What happens to an acid or a base in water solution? अब यहाँ पर आता है हमारा असली इंट्रोडक्शन, किसका? एसिड्स का और बेसिस का। हमने फिर से वही एक्टिविटी की हेल्प से समझा कि 1 ग्राम NaCl ले लेते हैं सॉलिड फॉर्म में, ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। अब इसमें कुछ सल्फ्यूरिक एसिड मैंने ऐड कर दिया। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व? कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इन सब के बारे में एक बार मैं आपको बताती हूँ। एक बार अपना ध्यान इस नोटबुक पर लेकर आइए। देखिए बेटा, जब एसिड और बेस को पढ़ने की बात आई थी तो काफ़ी साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग ओपिनियन हमारे सामने रखे थे, लेकिन सबका डिफाइन करने का तरीका अलग अलग था। वैसे ही एक साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं, अरेनियस। अरेनियस ने हमको क्या बताया कि एसिड्स को आप लोग डिफाइन कैसे करेंगे। अब हर बार हर खट्टी चीज़ को तो एसिड नहीं कह सकते ना, या फिर हर चीज़ को टेस्ट नहीं करके देखा जा सकता है। तो एसिड कौन होते हैं? जो वाटर में डालने के बाद H पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हें हम एसिड कहेंगे। ऐसा कोई भी केमिकल कंपाउंड और नेचुरल कंपाउंड अगर वाटर में डालने के बाद H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर रहा है तो दैट इज़ बेसिकली नोन एज एसिड। सिमिलरली उन्होंने बेसिस को क्या बोला कि जब वाटर में ऐड करने के बाद अगर कोई OH नेगेटिव आयंस प्रोवाइड कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो उस स्पीशीज़ को या उस कंपाउंड को आप क्या नाम देंगे? बेसिस नाम देंगे। अब देखो, जब वाटर में कोई H पॉजिटिव ऐड होता है तो वो बना लेता है बेटा H3O पॉजिटिव आयंस, और इन आयंस का नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोजन, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड होने से बने हैं तो इनको हम कहेंगे हाइड्रोनियम आयन। अब ये वाले नहीं ऐड होते हैं इस तरीके से, इनका हमने ऐसे ही नाम रख दिया, और वो नाम क्या था? हाइड्रोक्सिल आयंस। ठीक है जी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से जो बना है उसका नाम क्या होगा? हाइड्रोक्सिल आयन। अब इन्होंने अपनी ये डेफिनेशन दी। हालांकि इसके बाद और भी बहुत से साइंटिस्ट आए थे, लाइक ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट आया था बेटा, लेविस कंसेप्ट आया था, सब ने अपने अलग अलग डेफिनेशन दी। अब जैसे कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं कि जिनमें ना तो H पॉजिटिव होता है ना ही OH नेगेटिव, स्टिल दे आर एसिडिक और बेसिक, तो वो आप लोग पढ़ेंगे जब आप 11th में चले जाएंगे। आई होप आप साइंस ही लेने वाले हैं 11th में। उसके बाद क्या है कि वाटर में जाने के बाद ये कुछ इस तरीके की चीज़ें शो करते हैं। तो जब भी आपको एसिड या बेस डिफाइन करना होगा तो आप इस तरीके से करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द NCERT, जिसमें आपको यही बातें बताई गई हैं। अब बात आ जाती है यहाँ पर कि जब आप वाटर में ऐड करने का बोल तो रहे हैं, ठीक है, और देखिए ये वाली रिएक्शन जो न्यूट्रलाइजेशन है उसका रीज़न भी यही है कि एसिड से आता है H पॉजिटिव, बेसिस से आता है OH नेगेटिव, दोनों मिलकर बनाते हैं वाटर, और बची हुई चीज़ें आपस में मिलकर बना लेती हैं सॉल्ट। ठीक, अब बात ये आती है बेटा कि जब आप इनको पानी में ऐड कर रहे हैं तो वो प्रोसेस भी ध्यान से पढ़ने वाली बात है, और यहाँ से आपका एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी बनेगा।
द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। पानी में एसिड या बेस को ऐड करना, डिजोल्व करना बहुत एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक यानी हीट रिलीज करने वाला प्रोसेस। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। बहुत ध्यान रखना चाहिए आपको अगर आप ये प्रोसेस कर रहे हैं तो। देखिए प्रोसेस होगा क्या, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टिरिंग। जब आप देखिए आपके पास दो चीज़ें हैं, एक बीकर में वाटर है, एक बीकर में एसिड है, आपको दोनों को मिलाना है। तो बच्चे सोचेंगे मैम एसिड को पानी में डालूं या पानी को एसिड में, बात तो बराबर है, बट बात बराबर नहीं है क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए कि जब हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो जो भी हीट रिलीज हो रही है बेटा, उस हीट को कोई कंज्यूम करने वाला भी हो। अब कंज्यूम करने का काम सबसे अच्छा कौन कर लेता है, वाटर कर लेता है। तो ऑब्वियसली हम वाटर लेंगे, उसमें एसिड ड्रॉप वाइज डालेंगे ड्रॉपर की हेल्प से, और विद कॉन्स्टेंट स्टीरिंग उसको स्टिर करते रहेंगे ग्लास रोड से, ताकि जो भी थोड़ी बहुत हीट रिलीज हो रही है साथ के साथ वाटर क्या करता रहे, उसको कंज्यूम करता रहे। तो ऑलवेज ऐड वाटर टू एसिड, नॉट वाटर टू सॉरी ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। हमेशा एसिड को वाटर में डालिए, वाटर को एसिड में मत डालिए वरना ब्लास्ट भी हो सकता है। If water is added to concentrated acid, the heat generated may cause mixture to splash out and cause burn। और इतनी हीट होगी कि मिक्सचर बाहर छलक सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आप जल भी सकते हैं, ग्लास कंटेनर टूट भी सकता है, टीचर से डांट भी पड़ सकती है। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन। अब उसके ऊपर कुछ वार्निंग साइन होते हैं इस तरीके से कि हाथ पे तो गिरना ही नहीं चाहिए वरना आपकी बोन्स तक को बंद कर देगा, वो इतना स्ट्रॉन्ग उसका इफेक्ट होता है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। जब आप उनको पानी में ऐड कर रहे होते हैं तो उनकी जो आयंस हैं, चाहे वो H पॉजिटिव है या OH नेगेटिव है, उनकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है पर यूनिट वॉल्यूम। अब सोच के देखिए, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा, एसिड के मॉलिक्यूल उसमें कम, तो आयंस भी क्या बनेंगे, कम। सच प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। तो एसिड या बेस को डाइल्यूटेड कहा जाएगा। जिसके साथ आप डाइल्यूशन कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा बेटे, डाइल्यूटेड कहा जाएगा। ठीक है। अब अगली चीज़ जो हमारे पास आती है बहुत ही काम की, वो क्या है कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। एसिड और बेस, अब चलो हमने बोल तो दिया ठीक है जी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग है ये हमें कौन बताएगा, ऑब्वियसली मैं ही बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इतना पढ़ेंगे और NCERT से नोट्स बनाना सीखेंगे, क्योंकि जो बच्चा खुद से नोट्स बनाता है वो बहुत अच्छी तैयारी कर पाता है। तो थैंक यू सो मच। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बाकी का चैप्टर।